नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम नरेंद्र मोदी की खबर से कर रहे हैं। बीजेपी की गुजरात इकाई नरेंद्र मोदी को वाराणसी के अलावा अहमदाबाद ईस्ट सीट से भी चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। आम राय यह है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को एक सुरक्षित सीट देना चाहती है और बीजेपी की राय यह है कि पूर्वांचल के साथ उनके अपने राज्य में भी मोदी का परचम लहराना जरूरी है और इसीलिए गुजरात बीजेपी ने यह मांग की है कि नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से भी चुनाव लड़वाया जाए। बड़े विचार मंथन के बाद काशी के घाट लगे, लेकिन वहां भी मन भय से मुक्त न हो सका। राजनीतिक जीवन में सत्ता के शुक्ल पक्ष की कामना कहीं कृष्ण पक्ष में न बदल जाए, इस चिंता ने पार्टी को दोबारा विचार की मेज पर बिठा दिया। गुजरात में विधायक बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी के लिए धरती की सबसे सुरक्षित सीट खोजी गई। फिर प्रस्ताव भेजा गया कि नरेंद्र भाई अहमदाबाद से भी चुनाव लड़ें तो अति उत्तम। नरेंद्र मोदी गुजरात के 6 करोड़ गुजराती के प्रिय नेता है और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में गुजरात को एक रोल मॉडल एस्टैब्लिश किया है, विकास की राजनीति दिखाई है। तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से भी चुनाव लड़ने चाहिए, ऐसी हमारे गुजरात भारतीय जनता पार्टी हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कार्यकर्ता की ओर से। सुनने में आया कि पिछले कई दिनों से बीजेपी में मोदी की सीट पर खूब विचार विमर्श हो रहा था। वाराणसी की रस्साकशी भी आप जान चुके हैं। खैर, वाराणसी को पूर्वांचल का द्वार मानकर मोदी के हवाले किया गया, लेकिन भीतर से पार्टी में बेचैनी छाई रही कि कहीं मोदी के प्रचंड विरोधियों के राजनीतिक प्रयास कारगर हो गए। तब शिव शिव, उससे तो अच्छा है मोदी के लिए गुजरात का भी एक कोना खोज लिया जाए जो उनका नितांत ही अपना हो। अब विरोधी पूछ रहे हैं कि जब धुरंधर तैराक हो तो लाइफ गार्ड लेकर क्यों उतरे। भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे के साथ कहती रहती है कि मोदी जी बड़े मजबूत नेता हैं, हिम्मत वाला नेतृत्व हैं, पर फिर वो सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर वास्तव में उनको लगता है कि जनता उन्हें प्यार करती है, मोदी की लहर चल रही है, तो फिर लड़े ना, देश के किसी भी कोने में लड़ें। फिर वो सेफ सीट वाला फॉर्मूला क्यों लगा के चल रहे हैं? मोदी जी डरते क्यों हैं? मोदी जी को चाहिए कि वो कहें मैं बनारस से चुनाव लड़ रहा हूं और बनारस की जनता जो तय करेगी मैं वो करूंगा। पार्टी अपने विकास पुरुष के लिए मार्ग गह रही है और पार्टी के वक्ता प्रवक्ता सब विजय की घोषणा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का पीएम का रथ रोकने के लिए अभी अगर भगवान जी भी विचार करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। बीजेपी की गुजरात इकाई हमेशा से मोदी के लिए एक स्थानीय सीट चाहती थी। उनका तर्क था कि मोदी अगर पूर्वांचल में विजय दिलाएंगे तो गुजरात में भी जीतकर पूरे राज्य में पूर्ण प्रभुत्व का संदेश देंगे। लेकिन मन के भीतर आशंका हमेशा से बैठी रही, पार्टी करे भी तो क्या, एक विरोधी हो तो समझ में आए, यहाँ तो पूरा दल ही योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी के साथ गुजरात से भी चुनाव लड़वाने की मांग की गई है। गुजरात बीजेपी की दलील है कि गुजरात के 5 करोड़ गुजरातियों को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं और गुजरात के विकास के मॉडल पर ही वो देश में चुनाव लड़ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी को पूर्वांचल से टिकट देकर पार्टी ने हिंदू वोट बैंक पर नजर डाली तो मुलायम सिंह यादव ने भी मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से उतरने का फैसला कर लिया। दोनों की नजर अपने अपने वोट बैंक पर है। दोनों अपने अपने वोट बैंक के जरिए प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। फक्कड़ी शहर वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी का समाचार आया तो धर्मनिरपेक्ष दलों की बेचैनी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 2.25 साल के राजकाज में दर्जनों दंगों का दाग लिए चलने वाली समाजवादी सरकार को सबसे ज्यादा चिंता हुई कि मोदी जीत गए तो क्या होगा। इसलिए पार्टी ने मोदी की दोहरी उम्मीदवारी का जवाब मुलायम की दोहरी उम्मीदवारी से दिया। मैनपुरी के साथ साथ मुलायम को आजमगढ़ से भी उतार दिया और पैंतरा ये कि शिवालय में शहनाई बजाने वाला शहर मोदी को जरूर ठुकराएगा। बनारस के अंदर रोष व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है, लोगों में घोर निराशा है और लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को बनारस से हम बुरी तरह से परास्त करके भेजेंगे। मोदी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने की खबरों पर पहले तो सबने चुटकी ली, फिर उसी आईने में नेताजी उतर आए।
उन्हें मैनपुरी से हार का डर नहीं, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट मोदी के बरक्स मन में मुस्लिम हृदय सम्राट बनने की इच्छा मचल उठी। सीट भी छांट कर चुनी, आजमगढ़, जहां से एक समुदाय की सारी सहानुभूति बटोर सकें। लेकिन सांप्रदायिक तो सिर्फ वही होते हैं जिन्हें कुछ लोगों ने सांप्रदायिक घोषित कर दिया है, इसलिए उनके पास अपने लिए हर तरह के तर्क हैं और उनके लिए हर तरह के कुतर्क। नेताजी का वहां पर चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए और देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला है। इसके लिए चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव पहले भी आजमगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं और एक साथ 2 सीटों से जीत का परचम भी लहरा चुके हैं, लेकिन इस बार का चुनाव खास है। जो मोदी पिछले दिनों तक गुजरात केंद्रित थे, वही मोदी अब देश केंद्रित हो चुके हैं। ऊपर से उनके सूबे और भारत की महान नगरी वाराणसी से खम ठोंक रहे हैं, इसलिए दर्द ज्यादा है। बीजेपी पूछ रही है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है? मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। वाराणसी से मोदी की मात सुनिश्चित करने के लिए चुनावी चक्रव्यूह भी रचा जा सकता है। राजनीतिक जयद्रथ इस समय संशय के राजभवन में मौन बैठा है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव 2-2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़े नेताओं का 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी पहले भी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव भी ये चुनावी चाल पहले चल चुके हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये तमाम चेहरे या तो प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने गए हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए 2 सीटें खोजी गईं, तो विपक्ष से दर्जनों व्यंग बाण छोड़े गए। किसी ने कहा डर गए, किसी ने पूछा कहां गई लहर, किसी ने तंज कसा बीजेपी के विकास पुरुष में असली पुरुष का साहस नहीं। लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बड़े बड़े कद्दावर समय समय पर 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को मोदी निंदा में परम आनंद मिलता है, उसी कांग्रेस पार्टी के आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में रायबरेली के अलावा आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव लड़ा था। इंदिरा जी दोनों सीटों से चुनाव जीत गई थीं। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, कमाल के वक्ता। वाजपेयी ने 1991 में 2 सीटें चुनी। वो मध्य प्रदेश के विदिशा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ दोनों जगहों से जीते। उन्होंने 1996 के चुनाव में भी 2 सीटें चुनी। लखनऊ और गुजरात के गांधीनगर से उन्होंने जीत का परचम लहराया। 2 सीटों से किस्मत आजमाने का काम सोनिया गांधी ने भी किया। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी के साथ साथ कर्नाटक के बेल्लारी का चुनाव किया था। बेल्लारी से उन्होंने बीजेपी की सुषमा स्वराज को शिकस्त दी थी। इंदिरा गांधी ने 1977 में राजनारायण से चुनाव हारने के बाद मेडक से उपचुनाव जीता था, लिहाजा 1980 में वो उस सीट से दोबारा चुनाव मैदान में उतरी और रायबरेली उनका पारंपरिक संसदीय क्षेत्र रहा है। दिलचस्प है कि पहले 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले 3 बड़े नेताओं में 2 प्रधानमंत्री रहे। करिश्माई नेता माने गए। तीसरी नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और अब चौथे नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 सीटों से चुनाव लड़ा। वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पहले 2 सीटों से उतरे और अब नरेंद्र मोदी भी 2 सीटों से पार उतरने की इच्छा रखते हैं। सामने प्रधानमंत्री का पद है, जिसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। सामने प्रधानमंत्री पद हो, कुर्सी हो, तो 2 सीटों से कोई परहेज गुरेज बिल्कुल नहीं करते बड़े बड़े नेता भी। बात एक नए नवेले राजनीतिक दल की, जिसमें अब मच रहा है बवाल। आम आदमी पार्टी के लिए मंगलवार यानी कि आज का दिन हंगामेदार रहा। बवाल कई मोर्चों पर हुआ। आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला पर गंभीर आरोप लगे। 3 प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिए, तो अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में भी हुआ जबरदस्त हंगामा।
ये है आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता राखी बिरला। दिल्ली में 49 दिन की केजरीवाल सरकार में मंत्री रही राखी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन पर उन्हीं की पार्टी के नेता ने लगाया है बड़ा संगीन इल्जाम। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी का टिकट लौटाने वाले महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि राखी बिरला ने पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए उनसे 7 लाख रुपए मांगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राखी बिरला से उन्हें चुनाव प्रचार में कोई सहयोग नहीं मिला, यहाँ तक कि पार्टी संगठन ने उन्हें कोई मदद नहीं की, लिहाजा उन्हें टिकट लौटाने पर मजबूर होना पड़ा। और मेरा चुनाव एजेंट जो है वो गए थे, वो झाड़ू यात्रा का और जनसभा का भाई रूट क्या हो और कैसे कैसे हो, कब हो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरेआम जो है उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि 7 लाख रुपए दो तो विधानसभा का काम करेंगे, हम काम करेंगे, वरना हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो राखी भाई तो यहाँ तक कहता है कि मैं आएगा मेरे पैर पकड़ेगा तो मैं इस प्रकार से काम करेंगे और पैसे लेके काम करेंगे, हम फ्री में काम नहीं करेंगे। पार्टी हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम मंत्री हैं पार्टी के और हम MLA हैं पार्टी के। महेंद्र सिंह को मिलाकर अब तक 3 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का टिकट लौटा चुके हैं। फैजाबाद से इकबाल मुस्तफा ने आप का टिकट लौटा दिया है, जबकि मुरादाबाद से आपके उम्मीदवार खालिद परवेज भी टिकट वापस कर चुके हैं। कि बीजेपी को खत्म करने के लिए, मोदी के इस बढ़ावे को खत्म करने के लिए बेहतर है कि मैं अपने आप को पीछे कर लूं, इस टिकट से दस्तबरदार हो जाऊं और कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो कम से कम मोदी को हराने में मदद करे। आम आदमी पार्टी के लिए मंगलवार झटके का दिन था। दिल्ली में आज़ान गालिब हॉल में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम सेमिनार में केजरीवाल से मिलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वोट बैंक की राजनीति पर केजरीवाल चाहे जितने तंज करें, लेकिन ऐसे आयोजनों में और इस तरह के भाषण देकर केजरीवाल भी अपनी जीत पक्की करने के लिए तमाम कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, ताकि आंकड़ों में कहीं कोई कसर ना रह जाए। केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा वाराणसी में, जहां से वो मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरने वाले हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय चुनाव की वजह से केजरीवाल को 23 मार्च को रैली करने की मंजूरी नहीं दी। अब यहां 25 मार्च को रैली होगी। तो उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को अगर आप अपना कार्यक्रम रखें तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कानून व्यवस्था के मद्देनजर आपसे चाहते हैं कि आप 25 तारीख को अपनी रैली कर लें। तो आम आदमी पार्टी ने उनको अवगत करा दिया है कि जो 23 मार्च की रैली थी अब उसको 25 मार्च को हम लोग आयोजित करेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए यह मुश्किलों का मंगलवार रहा। वाराणसी से रोहित सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। यह खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन आज ही गुजरात में ये मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई ने किया है अनुरोध। हम आपको ये भी बता दें कि भोपाल से लड़ने का यह अनुरोध मध्य प्रदेश बीजेपी की इकाई ने किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, लेकिन आज ही गांधीनगर से उनके चुनाव लड़ने की बात, गुजरात में जो चुनाव समिति की बैठक हुई है वहां से भी उनका नाम दिल्ली भेजने की बात कही है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी को भेजने की बात आई थी। और अब भोपाल से भी आडवाणी से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया है और यह अनुरोध भोपाल बीजेपी इकाई की तरफ से किया गया है। गांधीनगर से आज ही उनका नाम जो था वो तय माना जा रहा था और ये नाम गुजरात चुनाव समिति की तरफ से दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाना तय हुआ था। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये किस तरह के संकेत हैं? ये जो खबर आई है भोपाल से भी लड़ने की, क्या समझें हम इसे? देखिए, ये संकेत जो है ये तभी से साफ हो रहे थे जब भोपाल की सीट खाली रख दी गई थी और भोपाल से लगातार चुनाव लड़ने वाले कैलाश जोशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और वो सीट खाली रखी गई थी और अभी तक होल्ड पे रखी गई थी। अभी तक 4 चुनाव मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर चर्चा हो गई थी और वो खाली रखी थी। जहां तक गांधीनगर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के तनाव के बारे में हर किसी को पता है, किसी से बात छुपी नहीं है, सही। तो इसीलिए छोटे छोटे शब्दों में यही बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की इकाई ने लाल कृष्ण आडवाणी से तो भोपाल से ही चुनाव लड़े और अंतिम फैसला मुख्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लेना है। वो बैठक कल होगी। कल ये फैसला होने के पूरे आसार हैं, भोपाल या गांधीनगर। बहुत धन्यवाद अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, भोपाल या गांधीनगर कहां से चुनाव लड़ेंगे, अब फैसला केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी को करना है।
हम तुरंत होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।